हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ारफ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ जुहैब और मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी नीट के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए। ये चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, जो कि NCERT क्लास 11th का चैप्टर है, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 9। इससे 7 लेक्चर हो चुका है और ये है लेक्चर नंबर 8, 8वां लेक्चर है ये। और इसके बाद एक और लेक्चर मैं लूँगा, लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 जो है इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है लेक्चर नंबर 8। और अगर लेक्चर नंबर 7 आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, तो आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो लेक्चर को देखें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है समझने में या फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और अगर आप टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप इस लिंक पे विज़िट करें। ये टेलीग्राम लिंक है। मैं टेलीग्राम पर टेस्ट वगैरह लेता रहता हूँ, टेस्ट सीरीज़ वहीं पे चलती है। और इस लेक्चर से भी जो भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे मैं वहाँ पर डाल दूँगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा मुझे सपोर्ट कर दें। मेरा ये बिल्कुल नया चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें यार, थोड़ा हेल्प कर दें। और कोई भी जानकारी हो चाहिए आपको, कोई भी हेल्प चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने एंजाइम का टॉपिक शुरू कर दिया था। एंजाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज उसी टॉपिक को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे और हम एंजाइम पे थोड़ा आगे की बात करेंगे। हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एंजाइम जो है रिएक्शन की स्पीड को कैसे तेज़ कर देता है। एंजाइम जो है रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, तेज़ कर देता है, बहुत स्पीड जो है रिएक्शन की बढ़ा देता है। तो वो एंजाइम ऐसा कैसे कर पाता है, ये बात करते हैं इस टॉपिक में हम लोग। ठीक है, द केमिकल और मेटाबॉलिक conversion refers to a reaction, the chemical which is converted into a product is called a substrate। देखिए, ठीक है, कोई भी केमिकल जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, या कोई भी मेटाबोलाइट्स जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कोई भी केमिकल जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिकल जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, केमिकल जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस केमिकल को हम लोग सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, केमिकल जो कि सबस्ट्रेट केमिकल जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उस केमिकल को बोलेंगे सबस्ट्रेट। ठीक है, हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन with three-dimensional structures including an active site convert a substrate S into a product। तो एंजाइम जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंजाइम क्या है, एंजाइम के पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एंजाइम अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक साइट रखता है, एक जगह रखता है, उस जगह को बोलते हैं एक्टिव साइट। तो एंजाइम के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक एक्टिव साइट होती है। ठीक है, तो उसी एक्टिव साइट के जरिए एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। ठीक, आ रहा समझ में? सिंबॉलिकली इट कैन बी डिपिक्टेड एज S टेंड्स टू P। अगर सिंबल देखें तो रिएक्शन का सिंबल होगा सबस्ट्रेट S कन्वर्ट हो रहा है P में, प्रोडक्ट P में। It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at its active site within a given cleft or pocket. The substrate has to diffuse towards the active site। देखिए, अगर रिएक्शन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले होता है सबस्ट्रेट जो कि ऐड होता है एंजाइम के साथ। ठीक है, तो बनता है एंजाइम
सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, क्या बनता है? पहले बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक ट्रांजिएंट स्टेट है। ठीक है, तो रिएक्शन जब शुरू होती है तो पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बाइंडिंग करते हैं। तो ऐसा कैसे होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये सबस्ट्रेट है और ये है एंजाइम। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि सबस्ट्रेट धीरे धीरे एंजाइम के नज़दीक आता है। ठीक है, और एंजाइम के नज़दीक आकर के एंजाइम के का जो ये एक्टिव साइट दिख रहा है, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। तो सबस्ट्रेट सबसे पहले आता है धीरे धीरे एंजाइम के पास, और एंजाइम का जो ये एक्टिव साइट है यहाँ पर आकर के बाइंडिंग करता है, धीरे धीरे इस एक्टिव साइट से डिफ्यूजन करता है। ठीक, तो देर इज थस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो क्या होगा, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में बाइंडिंग कर लेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, सबस्ट्रेट एंजाइम के पास आकर के एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंडिंग किया तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। देख रहे हैं, तो ये एंजाइम है और यहाँ पर देखिए येलो वाला सबस्ट्रेट है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। ई स्टैंड फॉर एंजाइम। ई मतलब एंजाइम है यहाँ पर, और एस मतलब सबस्ट्रेट। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट phenomenon during the state where substrate is bound to the enzyme active site. A new structure of the substrate called transient state of the structure is formed. देखिए, रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंडिंग कर लेते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर। मतलब कि रिएक्शन के दौरान का स्ट्रक्चर, व्हाइल द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, मतलब रिएक्शन के बीच का। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन के बीच में जो प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि जो स्ट्रक्चर बनता है रिएक्शन के बीच में, वो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन के बीच में बनने वाला स्ट्रक्चर जो है वो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट को लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग is completed, the product is released from the active site. In other words, the structure of substrate gets transformed into the structure of the product. देखिए, एंजाइम सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हो गई। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जब बाइंडिंग कर लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एंजाइम क्या करेगा कि सबस्ट्रेट का जो पुराना बॉन्ड जो है उसको तोड़ देगा। ठीक है, और नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट का सारा पुराना बॉन्ड टूट जाएगा और नया बॉन्ड सबस्ट्रेट के अंदर नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे ही सबस्ट्रेट का पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बना तो वो सबस्ट्रेट नहीं रहा, वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स भी जो है ये भी ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है, या ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं इसको। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये भी ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है, मतलब कि रिएक्शन के बीच का स्ट्रक्चर। रिएक्शन अभी हो रही है तो रिएक्शन होने के दौरान में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उस सभी स्ट्रक्चर को ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो एक था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अब बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
The pathway of this formation must go through the so-called transition state structure. There could be many more altered structural states between the stable substrate and the product. देखिए, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, सबस्ट्रेट डायरेक्टली प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता। सबस्ट्रेट पहले कोई नए तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, फिर वो उस स्ट्रक्चर से तीसरे स्ट्रक्चर में, चौथे स्ट्रक्चर में, पांचवें स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, फिर जाकर के लास्ट में फाइनली हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं उन सभी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, या ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable. Stability is something related to energy status of the molecule or the structure. देखिए, तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी स्ट्रक्चर बनता है, वो सारा स्ट्रक्चर जो होता है, वो सारा इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो होता है, वो सब अनस्टेबल होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में इस वाले हिस्से में जो भी अदर स्ट्रक्चर बनते हैं वो सारे स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है। और वो सभी स्ट्रक्चर जो होते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं अनस्टेबल? इसलिए अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इन स्ट्रक्चर की एनर्जी जो होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। क्या होती है? बहुत हाई होती है। इसलिए ये स्ट्रक्चर जो होते हैं उतने हाई एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो फटाक से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, चौथे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए वो स्टेबल नहीं होते हैं, एक फॉर्म में बरकरार नहीं रह पाते। ठीक है, देखिए सबस्ट्रेट और ये है एंजाइम। ठीक है, और ये एंजाइम के एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट आया एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंडिंग किया तो बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या ये है ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट होगा किसमें? एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के बाद एंजाइम जो है प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। ठीक है, और एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, वापस एंजाइम जैसे पहले था एंजाइम वैसे ही लास्ट में एंजाइम हो जाएगा, बस सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ को देखिए, ये जो है वाई एक्सिस है और ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो है वो दर्शाता है पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट है, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन का प्रोग्रेस है। रिएक्शन कहाँ तक पहुँचा, आधे रास्ते में है या रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है या रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है, इस प्रोग्रेस को दर्शा रहा है एक्स एक्सिस। ठीक, अब देखिए सबस्ट्रेट कहाँ पे है? यहाँ पर है, मतलब कि सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी अभी इतनी है। ठीक, सबस्ट्रेट जो है अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है विदाउट एंजाइम, ठीक है,
सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है विदाउट एंजाइम, तो एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक, अब देखते हैं दूसरा वाला। यहाँ देखिए, अगर सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में विथ एंजाइम, एंजाइम के जरिए, एंजाइम की मदद से अगर सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो एक्टिवेशन एनर्जी देखिए इतना ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इतना चाहिए, मतलब बहुत सारी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए विदाउट एंजाइम, लेकिन एंजाइम के जरिए एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी चाहिए और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो समझ आया एंजाइम का रोल क्या है। एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसलिए रिएक्शन जो है बहुत फास्टली हो जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में बहुत तेज़ी से। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है क्या करेगा, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, घटा देगा। तो याद रखिएगा, एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी मिल जाता है, सबस्ट्रेट बहुत जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। एक्स एक्सिस रिएक्शन के प्रोग्रेस को दर्शाता है। ठीक है, उस ग्राफ में यू वुड नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। देखिए यहाँ आप दो चीज़ नोटिस करेंगे। पहला चीज़ ये है कि देखिए सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में आपको कुछ एनर्जी डिफरेंस दिख रहा होगा। सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी है, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी देखिए सिर्फ इतनी है ना। इफ P is at lower level than S, the reaction is exothermic reaction. One need not supply energy by heating in order to transform the product. देखिए यहाँ पर एक मिनट, देखिए अब समझाता हूँ मैं आपको। देखिए सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। मतलब कि सबस्ट्रेट में से एनर्जी रिलीज हुई तब जा कर के प्रोडक्ट बना, और प्रोडक्ट में सिर्फ इतना ही एनर्जी है बची हुई। ठीक है, सबस्ट्रेट से क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई तब जा कर के बना प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में एनर्जी सिर्फ इतना है ना। तो इसको बोलेंगे, इस रिएक्शन को एक्सोदर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट में एनर्जी बहुत सारा था, लेकिन जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में एनर्जी बहुत कम बचा, सिर्फ इतना ही एनर्जी बचा, मतलब कि एनर्जी रिलीज हो गया। तो इस रिएक्शन बोलेंगे एक्सोदर्मिक रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। ठीक है, तो देखने यहाँ पे क्या चीज़ देखने मिल रहा है हम लोग को कि सबस्ट्रेट जो है ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है। ठीक, तो रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। उसी तरह अगर प्रोडक्ट जो है सपोज करिए यहाँ पर बन रहा है, सबस्ट्रेट यहाँ पे है, सबस्ट्रेट की एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट में एनर्जी इतना है, तो प्रोडक्ट में एनर्जी अगर ज़्यादा है, प्रोडक्ट में एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो बोलेंगे एंडोधर्मिक रिएक्शन। सबस्ट्रेट ने और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्व की तब जाके प्रोडक्ट बना, तो बोलेंगे एंडोधर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबस्ट्रेट के लेवल से ऊपर है प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोलेंगे
इंडोदर्मिक रिएक्शन, अगर सबस्ट्रेट के लेवल से नीचे है प्रोडक्ट तो बोलेंगे एक्सोदर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोदर्मिक रिएक्शन का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी हीट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बिना हीट अप्लाई किए, बिना एनर्जी, कोई भी एनर्जी अप्लाई किए सबस्ट्रेट जो है डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, एक्सोदर्मिक रिएक्शन अगर है तो सबस्ट्रेट डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में बिना हीट अप्लाई किए। ठीक है, बिना कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई किए हुए। लेकिन इंडोदर्मिक के केस में हीट या कोई एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। आगे बढ़ते हैं। हाउ एवर वेदर इट इज एन एक्सोदर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन or an endothermic or energy requiring reaction, this substrate has to go through a much higher energy state or transition state. The difference in average energy content of the substrate from that of this transition state is called the activation energy. देखिए, ध्यान सुनिए मेरी बात को। रिएक्शन चाहे एक्सोदर्मिक हो या एंडोदर्मिक हो या स्पॉन्टेनियस हो या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन हो, कैसा भी रिएक्शन हो, सबस्ट्रेट जो होता है सबस्ट्रेट वो हमेशा एक हाई एनर्जी स्टेट से गुजरता है, फिर जा करके कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, इस रिएक्शन को देखिए फिर से, सॉरी इस ग्राफ को फिर से देखिए। देखिए, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में हालांकि एनर्जी बहुत कम है और सबस्ट्रेट में एनर्जी ज़्यादा है। अगर सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में तो सबस्ट्रेट को एक हाई एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे वो काफ़ी हाई एनर्जी है, यहाँ पर काफ़ी हाई एनर्जी है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट को अगर कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में तो सबस्ट्रेट जो एक हाई एनर्जी स्टेट से गुजरेगा, उस हाई एनर्जी स्टेट को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान में रखिए, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल यहाँ पे, ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल कहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पे। ठीक है, तो सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है और ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी लेवल है, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ये रहा, ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल ये रहा। तो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल और ट्रांजिशन स्टेट का जो एनर्जी लेवल है, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी। कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ये डिफरेंस जो है क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये डिफरेंस जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन का नेचर। Each enzyme E has a substrate S binding site in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. हर एक एंजाइम के पास एक सबस्ट्रेट को बाइंड करने वाली साइट होती है, उस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, हर एक एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंडिंग करता है, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंडिंग कर लेता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक, दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड एंड डिसोसिएट्स इनटू इट्स प्रोडक्ट P and the unchained enzyme with an intermediate formation of the enzyme product complex EP. देखिए, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट में और फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर द कैटालाइसिस। देखिए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हुआ, बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में तो बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम ने रिलीज कर दिया प्रोडक्ट को।
ठीक है, आ रहा समझ में। अब वापस एंजाइम अलग हो गया प्रोडक्ट से, और ये एंजाइम अब रेडी है किसी और दूसरे सबस्ट्रेट को बाइंडिंग करने के लिए और बाइंड करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। फिर से समझा देता हूँ। देखिए, ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट, दोनों को ऐड किए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में तो बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो गया, प्रोडक्ट इधर अलग हो गया, एंजाइम इधर अलग हो गया। अब ये एंजाइम किसी और दूसरे तीसरे सबस्ट्रेट से बाइंडिंग कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए, एंजाइम किस तरह काम करता है उसी चीज़ को यहाँ पे बता रहा है स्टेप वाइज। फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट। सबसे पहले सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में जा करके फिट हो जाता है। ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंडिंग कर लेता है, पहला। दूसरा आते हैं, दूसरा स्टेप क्या है? द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्लूड द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप एंड फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट में जा करके फिट होता है, एक्टिव साइट से बाइंडिंग करता है, तो सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम का एक्टिव साइट का जो जैसा शेप होता है वैसा शेप ले लेता है। ठीक है, तो एंजाइम के एक्टिव साइट का जैसा शेप होगा, सबस्ट्रेट बिल्कुल वैसा ही शेप लेगा ताकि सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट में आसानी से फिट हो सके। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट breaks the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed। ठीक है, एंजाइम का जो एक्टिव साइट जो है वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट का जो केमिकल बॉन्ड है पुराना वाला उसको तोड़ देगा और सबस्ट्रेट के अंदर नया नया केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वैसा होने की वजह से सबस्ट्रेट जो है वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखने मिलेगा। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालाइटिक साइकिल वंस अगेन। एंजाइम फिर क्या करेगा, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद एंजाइम जो है प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा। ठीक है, और वो एंजाइम उस प्रोडक्ट से फ्री हो जाएगा और वो एंजाइम दूसरे तीसरे किसी भी अनदर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंडिंग करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन के दौरान यूज्ड अप नहीं होता। ठीक है, कभी भी यूज्ड अप नहीं होता, वो बस रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है। रिएक्शन को कराया और एंजाइम वापस उस रिएक्शन से अलग हो गया, फिर नए रिएक्शन की तलाश में एंजाइम आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। क्या क्या फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी पे असर डाल सकता है? द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय ए चेंज इन द कंडीशन विच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। देखिए, एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज लाया जा सकता है अगर हम उस कंडीशन में चेंज लाएं जिस कंडीशन में चेंज लाने की वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर जो है एंजाइम का वो चेंज हो जाए। आया कुछ समझ में? एंजाइम की एक्टिविटी में तभी चेंज आएगा अगर एंजाइम का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर हम लोग चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग कुछ कंडीशन को चेंज करते हैं। अब वो कंडीशन क्या क्या है देखते हैं। दिस इंक्लूड टेम्परेचर, pH change in substrate concentration और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। देखिए, तो वो कंडीशन क्या क्या है, टेम्परेचर चेंज कर दें या pH चेंज कर दें या सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा दें। ठीक है, या फिर कोई ऐसा केमिकल रिलीज कर दें जो केमिकल एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर ले
और दूसरे प्रोडक्ट वगैरह सॉरी दूसरे तीसरे किसी सबस्ट्रेट को बाइंडिंग करने ना दे। ठीक है, तो खैर बात करते हैं इस पे, अभी हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे और अभी बात करेंगे। पहले बात करते हैं टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। देखिए एंजाइम जो होता है, हर एंजाइम का एक टेम्परेचर का रेंज और पीएच का रेंज फिक्स होता है। मतलब कि इतना टेम्परेचर मिलेगा या इतना पीएच मिलेगा तभी एंजाइम काम करेगा ढंग से, नहीं तो नहीं काम करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, एंजाइम को काम करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को आगे बढ़ाएंगे तो एंजाइम अच्छा से प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा, ठीक, या कम करेंगे तब। उसी तरह ऑप्टिमम पीएच जो है एंजाइम के काम करने का, मतलब कि एंजाइम सबसे ज़्यादा अच्छा से काम करेगा 6.8 पीएच पे। ठीक है, पीएच कितना होना चाहिए? 6.8। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर पीएच जो है 6.8 से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एंजाइम अच्छा से काम नहीं करेगा। या पीएच हम लोग कम कर देंगे 37 डिग्री 6.8 से कम कर देंगे पीएच, तो एंजाइम अच्छा से काम नहीं करेगा। या 6.8 से ज़्यादा बढ़ा देंगे पीएच को तब, तो एंजाइम अच्छा से काम नहीं करेगा। काम करेगा लेकिन अच्छा से नहीं करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एंजाइम डैमेज हो जाएगा। टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें एंजाइम डैमेज, या पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो एंजाइम हो जाएगा डैमेज। खैर आगे बढ़ते हैं। ईच एंजाइम शोज इट्स हाई एक्टिविटी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड pH कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड द ऑप्टिमम pH। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, जिस टेम्परेचर पे एंजाइम सबसे अच्छा काम करता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह जिस pH पे एंजाइम सबसे अच्छा से काम करेगा उस pH को बोलेंगे ऑप्टिमम pH, और ऑप्टिमम pH क्या है? 6.8। एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर ऑप्टिमम वैल्यू के ऊपर टेम्परेचर बढ़ा दें या pH बढ़ा दें या कम कर दें तो एंजाइम बढ़िया से काम नहीं करेगा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat। देखिए, अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दें तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा, लेकिन एंजाइम डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत बहुत कम कर दें तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा, लेकिन एंजाइम के अंदर का कोई भी स्ट्रक्चर में डैमेज नहीं आएगा, एंजाइम बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा? एंजाइम काम करना बंद भी कर देगा और एंजाइम का स्ट्रक्चर डैमेज भी हो जाएगा, एंजाइम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हीट के ज़रिए क्या होता है? हीट की वजह से एंजाइम डैमेज हो जाता है, प्रोटीन जो होता है वो डैमेज हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ को देखिए, ये लाइन जो है एंजाइम की एक्टिविटी को दर्शाता है और ये लाइन पीएच को, उसी तरह यहाँ पे ये वाली लाइन टेम्परेचर को। ठीक है, देखिए पीएच को क्या कर रहे हैं हम लोग? बढ़ा रहे हैं इधर, तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, एंजाइम बहुत अच्छा से काम करता जा रहा है। लेकिन इस पॉइंट के बाद अच्छा से नहीं बना, फिर से बनाता हूँ। इस पॉइंट के बाद भी अगर पीएच हमने बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी वापस घटने लगती है। देखिए घट रही है ना, एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है? घटने लगती है। उसी तरह ये वो पॉइंट है जहाँ पे
एंजाइम बहुत अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है। टेम्परेचर हमने बढ़ाया यहाँ तक, तो एंजाइम बहुत अच्छा से काम किया और अपने ऑप्टिमम पॉइंट पर पहुँच गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी वापस डिक्लाइन हो जाएगी, घटने लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन से भी क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी पे असर पड़ता है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, with the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. The reaction ultimately reaches the maximum velocity Vmax, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ रही है, ठीक है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो रही, बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन सबस्ट्रेट का एक खास अमाउंट हो जाने के बाद, उसके बाद भी सबस्ट्रेट को हम बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट का अमाउंट, तो रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट है, उसके आगे नहीं बढ़ रही। तो ये क्या चीज़ है, मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में। देखिए सपोज करिए मेरे पास 5 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम है, 3 4 5, ठीक है। और इस वक्त समझिए कि रिएक्शन की स्पीड जो है, सॉरी, सपोज करिए कि 5 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम है, ठीक, ऐसे समझ गए, ये एंजाइम के लिए। और सपोज करिए कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट का, सिर्फ सबस्ट्रेट का कितना मॉलिक्यूल है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है। तो रिएक्शन की स्पीड कितनी है, सपोज करिए 2 है, ठीक। अब हमने क्या किया कि सबस्ट्रेट के अमाउंट को थोड़ा बढ़ाया, 3 कर दिया, तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, 3 हो गई। और एंजाइम का 3 मॉलिक्यूल यूज़ हो गया। कितना मॉलिक्यूल, 1 2 3 मॉलिक्यूल यूज़ हुआ, 3 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट्स, ठीक है। उसी तरह अगर सबस्ट्रेट का अमाउंट हम कर दें 4, तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, 4 हो गई, और सबस्ट्रेट का 4 मॉलिक्यूल यूज़ हो गया, एंजाइम का 4 मॉलिक्यूल यूज़ हो गया। उसी तरह अगर हम कर दें फिर सबस्ट्रेट का अमाउंट 5, तो एंजाइम का 5 मॉलिक्यूल यूज़ हो गया और रिएक्शन की स्पीड हो गई 5, ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम, सबस्ट्रेट का अमाउंट हम कर दें 6 7 कर दें, लेकिन फिर भी रिएक्शन की स्पीड 5 ही है, 7 नहीं हुई। क्यों, क्योंकि एंजाइम के पास सिर्फ 5 मॉलिक्यूल थे, लेकिन सबस्ट्रेट के पास यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल है। तो 2 मॉलिक्यूल जो है उनकी बाइंडिंग नहीं हो पाई एंजाइम से, सिर्फ 5 ही की बाइंडिंग हो पाई, क्योंकि 5 ही मॉलिक्यूल थे एंजाइम के, है ना। तो क्या समझ में आया, आया कुछ समझ में, आ गया होगा आपको समझ में, आप तो खुश होशियार हैं। तो सबस्ट्रेट का अमाउंट एक ख़ास लेवल के बाद बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन का अमाउंट बढ़ रहा है, सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन का अमाउंट बढ़ रहा है, और रिएक्शन का अमाउंट बढ़ते बढ़ते पहुंच गया Vmax पे, और जा कर के रिएक्शन का स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो गया Vmax। लेकिन सबस्ट्रेट का अमाउंट अब भी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड है वो Vmax ही है, बढ़ नहीं रही, ठीक है। आगे समझ में देखिए, दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंड आफ्टर द सैचुरेशन
of these molecule there is no free enzyme molecule to bind with it additional substrate molecule. तो यही चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाया नीचे वही बात है यहाँ पे लिखा हुआ. देखिए इस रिएक्शन को, सॉरी इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ है. क्या होगा, थोड़ा उल्टा पुल्टा दाएं बाएं इधर उधर निकल जा रहा है मेरा भी. वो वीडियो है ना, इधर उधर निकल जाता है, वैसे ही निकल जा रहा है मेरा भी. 3-4-5 दिन बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो गई. डेली अगर रेगुलर लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूँ तो प्रैक्टिस में रहता है और इधर उधर निकलता नहीं दाएं बाएं. तो उतना माइंड मत करिएगा, थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं निकल जा रहा है. वैसे भी मैं घर पर नहीं हूँ, मैं आया हूँ बाहर. अभी मैं आया हुआ हूँ दिल्ली कुछ काम से, तो मेरा माइक जो है ना, वीडियो माइक रिकॉर्डिंग माइक, वो घर पे छूट गया. तो विदाउट माइक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टली फ़ोन के माइक से ये रिकॉर्डिंग हो रही है. तो होप आपको समझ में आ रहा होगा. देखिए ये ग्राफ है, ये देखिए इधर रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है और पहुंच गई वी मैक्स पे. और इधर ये सबस्ट्रेट, ये क्या है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है. सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है. सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड बढ़ रही है. लेकिन यहाँ के बाद से रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट हो गई, लेकिन हम सबस्ट्रेट का अमाउंट अब भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड कांस्टेंट हो गई. क्यों? क्योंकि एंजाइम का सारा मॉलिक्यूल यूज हो चुका है. अब जगह नहीं एंजाइम के पास कि और ज़्यादा सबस्ट्रेट को बाइंडिंग कर सके. आगे बढ़ते हैं. The activity of enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shuts off the enzyme activity, the process is called the inhibition and the chemical is called the inhibitor. देखिए कुछ एंजाइम होते हैं, सॉरी कुछ केमिकल होते हैं जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंडिंग कर लेते हैं. कुछ केमिकल होते हैं जो कि बिल्कुल सबस्ट्रेट जैसे दिखने में होते हैं, सबस्ट्रेट जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं. वो केमिकल क्या करते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंडिंग कर लेते हैं. ठीक है, तो एंजाइम का एक्टिव साइट क्या हुआ, भर गया. अब वहाँ पे सबस्ट्रेट हमारा आकर के बाइंडिंग नहीं कर सकता. तो एंजाइम क्या हो गया, हमारे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा. वो एंजाइम हो गया बेकार, एंजाइम की एक्टिविटी बंद हो गई. इसको बोलेंगे इनहिबिशन. क्या बोलेंगे, इनहिबिशन. और जो केमिकल था उस केमिकल को बोलेंगे इनहिबिटर, जिसने एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर दिया. When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as the competitive inhibitor. देखिए जब इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर जो है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर जैसा होता है, तो उस इनहिबिटर को बोलते हैं हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी विद द सबस्ट्रेट, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. देखिए जब सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर और इनहिबिटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, तो वो इनहिबिटर जो होता है वो सबस्ट्रेट को हरा करके एंजाइम की एक्टिव साइट से जाकर खुद बाइंडिंग कर लेता है. ठीक है. Consequently, the substrate cannot bind. As a result, the enzyme action declines. Example, inhibition of succinic dehydrogenase by malonate, which closely resemble the substrate succinate in the structure. देखिए तो सबस्ट्रेट क्या होगा, वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंडिंग नहीं कर पाया क्योंकि एंजाइम के एक्टिव साइट से इनहिबिटर आके बाइंडिंग कर चुका है. एक एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है. देखिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस एक क्या है, एक एंजाइम है. ठीक, मेलोनेट इनहिबिटर है जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस सक्सिनेट से मिलता है. ठीक है, मेलोनेट क्या है, इनहिबिटर है जिसका स्ट्रक्चर जो है सबस्ट्रेट सक्सिनेट जैसा है. तो सक्सिनेट जो होता है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस से बाइंडिंग नहीं कर पाता क्योंकि सक्सिनेट जैसा एक और स्ट्रक्चर वाला केमिकल
मेलोनेट जो कि इनहिबिटर है, जो कि क्या करता है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज के एक्टिव साइट से बाइंडिंग कर लेता है। तो उसको याद रखिएगा। सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, एक मिनट, such competitive inhibitor are often used in control of the bacterial pathogen। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को यूज किया जाता है बैक्टीरियल पैथोजेन के केस में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लें, या फिर मुझे आप व्हाट्सअप करके बता दें। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी। तो जाइए टेलीग्राम पे विजिट करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस लेक्चर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हुआ होगा मैं वहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। और लेक्चर नंबर 9 जो है इस चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट लेक्चर है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में। थैंक यू।